दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोकतंत्र के महापर्व का समय नजदीक आ रहा है। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव, और चुनाव देश का चुनाव, देश की लोकसभा का चुनाव जो कि मई 2024 तक पूरा हो जाना है, नई सरकार बन जानी है, उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। तैयारियां चुनाव आयोग भी कर रहा है। संभवतः कि आने वाला जो मार्च के पहले पखवाड़े में यानी कि 10 से 15 मार्च के बीच कभी भी चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और चुनावी नगाड़ा बन जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और इस चुनाव की घोषणा को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। तैयारियों के अंदर जहां तक माना जाता है कि सबसे पहला हुआ करता है कि पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित करती हैं, अपने प्रत्याशी तय करती हैं। तो वो समय नज़दीक आ गया कि जिसके अंदर तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी तय करेंगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं। सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, यानी कि भाजपा के सांसद बने थे। और जब 2024 नज़दीक है और जब 2024 का चुनाव नज़दीक है और तैयारियां जोरों पर हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभवतः जो फरवरी चल रहा है इसके अंतिम सप्ताह में, यानी कि और या फिर मार्च के पहले पखवाड़े में जब चुनाव की घोषणा हो रही होगी, तो तब तक ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। अब प्रत्याशियों की पहली सूची में क्या हरियाणा के कोई नाम भी शामिल हो सकते हैं? हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद बने थे, जिनमें से अंबाला लोकसभा के जो सांसद थे रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन हो गया है, उसके बाद जो बची हुई 10 सीटें, बाकी जो 10 सीटें टोटल हैं, एक सांसद का निधन हो गया, जो 9 सीटें और हैं। तो मान लिया जाए कि क्योंकि अंबाला में तो प्रत्याशी बदला जाना तय हो गया जब कटारिया साहब का देहावसान हो गया, तो 9 सीटों पर प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी इन 9 सीटों पर पुराने चेहरों पर दांव खेलेगी या फिर नए चेहरे हो सकते हैं? हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर स्थिति क्या रह सकती है? भारतीय जनता पार्टी क्या अपना पुराना प्रदर्शन दोहराएगी? कांग्रेस कितनी सेंध लगाएगी? आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी और बीएसपी क्या कुछ करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता के और मतदाताओं के बीच चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल वही जिस पर मैंने आपसे शुरू किया कि जो 10 सांसद भाजपा के बने थे, कटारिया साहब का निधन हो गया, बाकी 9 सीटों पर वही सांसद रिपीट होंगे और या फिर नया प्रत्याशी तय हो सकता है। इस पर आपके साथ चर्चा में आज मैं हूं। अगर चर्चा ये करें कि उन हरियाणा की यानी कि 10 लोकसभा सीटों पर कौन से सांसद को टिकट मिल सकता है, किसका कट सकता है, और जो चर्चाएं चल रही हैं उनके हिसाब से क्या हो सकता है, अगर चर्चाओं पर गौर करें और देखें कि 10 लोकसभा सीटों में क्या हो सकता है, और बात करें अगर हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट की, गुरुग्राम की इसलिए कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में थे, एम्स माजरा का वहाँ पर उन्होंने शिलान्यास किया और गारंटी देके गए कि मैं ही इसका उद्घाटन भी करूँगा। और साथ साथ दूसरी बात ये थी कि वहाँ मंच से उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह, जो क्योंकि रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा सीट में आता है, वहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मोदी जी ने कहा कि मेरे मित्र राव इंद्रजीत सिंह। तो चर्चाएं वहीं से शुरू कर लें कि क्या गुरुग्राम के अंदर प्रत्याशी रिपीट होगा या फिर बदलाव हो सकता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है उसने कई नेताओं की एंट्री करवा ली हो, भले ही राव इंद्रजीत के कई विरोधियों को स्थान और वजन मिला हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरे मित्र राव इंद्रजीत सिंह, तो फिर मान लीजिए गुरुग्राम के लिए तो इंद्रजीत सिंह रिपीट हो रहे हैं। गुरुग्राम में इंद्रजीत सिंह जी का, राव इंद्रजीत का टिकट मिलना लगभग कन्फर्म माना जा सकता है। और जो मैंने आपसे कहा कि पहली सूची में कौन से नाम आ सकते हैं, तो आप गुरुग्राम को सूची में रख सकते हैं कि जहां से प्रत्याशी का नाम पहली सूची में ही तय हो जाए। अगर अगले लोकसभा की बात करें तो हरियाणा से 2 केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पहले तो मैंने आपको राव इंद्रजीत सिंह बताया, और दूसरे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद से लगातार दूसरी बार सांसद और मोदी की कैबिनेट में लगातार दूसरी बार मोदी के वजीर। पिछले काफ़ी दिनों से कड़ी चर्चाएं चलती रही और कई बार मतदाता भी कन्फ्यूजन में थे, भाजपा के कार्यकर्ता भी कन्फ्यूजन में थे। कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले में कई नए नाम आए भी और चले भी।
उनके अंदर चाहे वो नाम पूर्व मंत्री विपुल गोयल का रहा हो, चाहे वो विधायक राजेश नागर का रहा हो, या कोई 2-4 और नाम भी रहे हों, लेकिन चर्चाएं चलती रही और इन चर्चाओं के बीच में मतदाता भी पूछा करते थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी रहा करता था कि फरीदाबाद में क्या हो सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस प्रकार राव इंद्रजीत सिंह का टिकट फाइनल है, टिकट तय है, वैसे ही फरीदाबाद लोकसभा में भी कृष्णपाल गुर्जर का टिकट रिपीट होना लगभग तय है। कृष्णपाल गुर्जर के टिकट पर भी लगभग कोई संकट दिखता नहीं। और भाजपा के राजनीतिक सूत्र तो ये बताते हैं कि जो लोग यहाँ कहीं तैयारी कर रहे थे फरीदाबाद लोकसभा के लिए, उनको पार्टी की प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी और कुछ अन्य जहाँ से टिकट की बातचीत चला करती हैं, वहाँ से संदेश भी अग्रेषित कर दिया गया है कि वो इस बारे में ना सोचें, विधानसभा की ही बात करें। तो इस लिहाज से माने तो पहली सूची में जहाँ मैंने आपको गुरुग्राम का कहा, तो दूसरी लोकसभा हो सकती है फरीदाबाद, जहाँ का नाम आ सकता है। अगर तीसरी लोकसभा सीट की बात करें तो हरियाणा की प्रमुख लोकसभा सीट गिनी जाएगी रोहतक, जहाँ से कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे थे और जो हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से हारने वाली सीट थी वो रोहतक थी कांग्रेस की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 7,500 वोट से चुनाव हारे थे और अरविंद शर्मा जीते थे। अब रोहतक के बारे में चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि अरविंद शर्मा शायद रोहतक में रिपीट ना हो। अरविंद शर्मा को टिकट तो दिया जाए, लेकिन रोहतक की बजाय किसी और लोकसभा सीट पर, और हो सकता है वो करनाल लोकसभा सीट हो। और रोहतक लोकसभा सीट पर माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रोहतक सीट से कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से किसी जाट नेता को और किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे। अगर अगली लोकसभा सीट पर आए तो रोहतक के बाद बात करेंगे। जो पिछले लोकसभा चुनाव में चर्चा में थी वो सीट थी सोनीपत। सोनीपत सीट चर्चा में इसलिए थी कि वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और सांसद जो अब भी सांसद है रमेश कौशिक, वो लगातार दूसरी बार भाजपा के प्रत्याशी थे और रमेश कौशिक जी ने बड़े अंतर से चुनाव में हराया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन मैंने आपको पिछले भी कई वीडियोस में आपको बताया कि रमेश कौशिक जी की टिकट को लेकर भी कई जगह ऊहापोह की स्थिति है। कई स्थानों पर, कई प्लेटफॉर्म्स में तो ये आता है कि रमेश कौशिक का टिकट रिपीट हो सकता है और कई जगह ये बात चलती है कि रमेश कौशिक जी की टिकट बदली जा सकती है। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी किसी जाट चेहरे को देख सकती है, किसी जाट चेहरे को टिकट दिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको रोहतक में बताया कि अगर रोहतक से ब्राह्मण को हटाया जाता है तो फिर रोहतक में जाट को दिया जा सकता है। इसी प्रकार सोनीपत की भी चर्चाएं काफ़ी हैं कि सोनीपत में भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। अगर अगली बात करें तो फिर अंबाला लोकसभा सीट की बात आपसे कर लें। अंबाला लोकसभा सीट के जो रतनलाल कटारिया जी सांसद थे, जिनका देहावसान हो चुका लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हुआ, अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी कौन हो भारतीय जनता पार्टी में, इसको लेकर भी पूरा मंथन है। कई नाम सामने आए, एक नाम कृष्ण बेदी जी का भी रहा, लेकिन संभावनाएं कुछ ऐसी हैं कि अंबाला लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को अपना प्रत्याशी बना सकती है। अगर बंतो कटारिया जी हुई तो फिर रिपीट तो नहीं हुआ क्योंकि कटारिया साहब का देहावसान हो चुका, लेकिन कटारिया साहब के परिवार में ही टिकट जा सकती है। अगले लोकसभा में आए तो करनाल की बात आपसे जरूर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अरविंद शर्मा जी को रोहतक से भेजा जा सकता है करनाल, और करनाल लोकसभा से जो सांसद आजकल है संजय भाटिया जी, पिछले चुनाव के अंदर हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से जीते थे। संजय भाटिया जी के बारे में कहा जा रहा है कि संजय भाटिया खुद भी चाहते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। पानीपत सिटी उनकी पसंदीदा सीट भी है और संभावनाएं, चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि संजय भाटिया जी का टिकट कट सकता है और आगे उनको विधानसभा में देखा जा सकता है। करनाल से आगे चलें तो अगली सीट आती है भिवानी महेंद्रगढ़ की, आपसे बात जरूर करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पिछले चुनाव में भी चौधरी धर्मवीर सिंह टिकट के इंटरेस्टेड नहीं थे, तो शाम से लड़ना चाहते थे विधानसभा का चुनाव, लेकिन पार्टी ने उनको एक बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। अब जब 2024 की तैयारी है तो चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर
धर्मवीर सिंह जी का टिकट कट सकता है और यहाँ पर धर्मवीर सिंह जी के स्थान पर लाया जा सकता है भूपेंद्र यादव को या सुधा यादव को। अगर अगली सीट की बात करें तो सिरसा लोकसभा रिजर्व सीट है, सिरसा लोकसभा सीट। सिरसा से 2019 के चुनाव में सांसद बनी थी सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल ने चुनाव में हराया था अशोक तंवर जी को, और अशोक तंवर आजकल कांग्रेस छोड़कर कई पार्टियों की सैर करके भाजपा में आ चुके हैं। सुनीता दुग्गल के लिए भी पिछले काफ़ी समय से बड़ी चर्चाएं चली कि सुनीता दुग्गल जी को रिप्लेस किया जा सकता है, उनकी टिकट कट सकती है, और आज भी वो चर्चाएं बरकरार हैं कि सिरसा सीट पर सुनीता दुग्गल जी के स्थान पर कोई और नया चेहरा आ सकता है। वो अशोक तंवर हो सकते हैं या कोई और, लेकिन चर्चाएं पूरे जोरों पर हैं। आईपीएस अधिकारी का नाम भी चलता है सिरसा लोकसभा सीट के लिए। और सिरसा के बाद अगर हम आए तो हिसार लोकसभा सीट, जो हरियाणा की बहुत काफ़ी प्रभावशाली सीट है, सेवानिवृत्त नौकरशाह बृजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र। लेकिन हिसार लोकसभा सीट को लेकर भी पूरी बयानबाजी और पूरे कयास चल रहे हैं। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि हिसार लोकसभा सीट भी बदली जा सकती है। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि हिसार के जो सांसद हैं आजकल बृजेंद्र सिंह, उनको आने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाए और बृजेंद्र सिंह के स्थान पर हिसार से भी कोई नया चेहरा सामने आए। और अब अगली सीट की बात करें तो आपसे बात करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। कुरुक्षेत्र से आजकल सांसद हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन पर दायित्व होगा कि सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया जाए। तो ऐसे में संभावनाएं कुरुक्षेत्र को लेकर भी व्यक्त की जा रही हैं कि नायब सिंह सैनी खुद चुनाव ना लड़ें, उनके स्थान पर भी वो सीट रिप्लेस हो और किसी और नेता को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। हालांकि पिछले दिनों चर्चाएं कुछ ऐसी चली थी कि नवीन जिंदल आ सकते हैं बीजेपी में, वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन वो भी बात नहीं रही। अब और कई नामों पर चर्चाएं हैं कि और भी नए कोई चेहरे हो सकते हैं कुरुक्षेत्र को लेकर, लेकिन ये जरूर है कि कुरुक्षेत्र का भी सीट बदल सकता है। तो ये थी हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की स्थिति, जहां पर कि अगर ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 6 से 7 सीटों पर नए चेहरे ला सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, उसके हिसाब से क्या भाजपा हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में चेहरे बदल सकती है? आपको क्या लगता है कि 10 लोकसभा सीटें जो 2019 में भाजपा ने जीती थी, क्या 2024 में भी वही परिणाम दोहराया जा सकता है? और आपको क्या लगता है कि पहली सूची के अंदर हरियाणा के कितने नाम जारी हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।